नमस्कार साथियों, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले परम आदरणीय श्री गुरु जी श्री जितेंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम आज के इस लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं, आज के इस लेक्चर में आप लोगों के पास जो यूनिक की बुक है उसका हम पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में। एक्चुअली जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है किसी भी अधिनियम का नाम एवं विस्तार। तो इस अधिनियम का नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और जहां तक बात करते हैं इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर समान रूप से लागू होगा। और अगर हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के बारे में, तो यह अधिनियम संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 या 3 में वर्णित विषयों के संबंध में लागू होगा। जहां मतलब संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1st और 3rd के विषय में जो चीजें आती हैं उनमें ही लागू होगा, अदरवाइज J&K में कहीं भी लागू नहीं होगा। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके एनफोर्समेंट के बारे में, यानी कि इसके प्रवर्तन के बारे में, तो प्रवर्तन हुआ था इसका 28 सितंबर 1993 से, यानी कि प्रवर्तन 28 सितंबर 1993 से संपूर्ण भारत पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का जो है लागू है। और ये अधिनियम 1994 का 10वां ऑर्डिनेंस है, यानी कि अधिनियम जो है 1994 का अधिनियम संख्यांक 10 है। इसे ऑर्डिनेंस नंबर 10 भी बोलते हैं, यानी कि अधिनियम संख्यांक 10 बोलते हैं इसको हम ना। और इसे राष्ट्रपति की जो अनुमति हुई है प्राप्त, वो 1994 में हो गई थी। दरअसल में अगर कोई भी संशोधन को लागू किया जाता है, लागू कराया जाता है, प्रत्येक संशोधन को लागू कराने के लिए अनिवार्य है कि राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन या उसकी अनुमति उसको प्राप्त होनी चाहिए। तो ये था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इसका जो अगर हम बात करेंगे, जितनी भी परिभाषाएं आती है प्रत्येक अधिनियम की, वो धारा 2 के अंदर में आती है। धारा 1 के अंदर में तो ये आपके नाम वगैरह आ जाते हैं, नाम और विस्तार आ जाता है, और धारा 2 के अंदर में उनकी परिभाषाएं आ जाती हैं। अगर जैसे अब मैं परिभाषा की बात करूं, इसमें मानवाधिकार की परिभाषा को क्या किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 क्लोज 1, तो धारा 2 क्लोज 1 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा है कि मानव अधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन मतलब प्राण। फिर से मैं शायद स्पीड ज्यादा पकड़ रहा हूं, तो ध्यान दें कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 क्लोज 1 के अनुसार मानव अधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन मतलब प्राण, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल है। जो या तो संविधान द्वारा प्रत्याभूत होगा या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल होगा और भारत के न्यायालयों द्वारा लागू किए जाएंगे। तो ये हमारा होती है मानवाधिकार की जो परिभाषा है धारा 2 क्लोज 1 के अंदर। क्या बताया मैंने कि मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित है, जो उनको संविधान द्वारा प्रत्याभूत यानी कि संविधान द्वारा दिए गए हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं द्वारा दिए गए हैं और भारत के न्यायालयों में लागू किए जाते हैं या लागू होते हैं। तो ये होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि मानव अधिकार की परिभाषा, यानी कि जो धारा 2 के अंदर में आती है। और फिर उसके अंदर में बात करेंगे मतलब इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, मानव अधिकारों का जो उद्देश्य है इसकी हम बात पहली वीडियो में भी कर चुके हैं, बस छोटा सा बताऊंगा। मानव अधिकारों का उद्देश्य है किसी भी व्यक्ति के जो मानव अधिकार है उनका हनन ना किया जाए, उसको जीने की, प्राण की और स्वतंत्रता की और समानता की सारी चीजें उसको प्रदान की जाए। और अगली बात हम दोस्तों करेंगे, जो इस प्रकार से हमने ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पढ़ा, ठीक है। और दरअसल इसमें एक चीज और मैं बता दूं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारा, यानी कि संविधान का जो हमारा भाग होता है, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा श्लोक टाइप सा, EF E और FEX
और आर, सी, ई और आर। देखिए ये मैंने चीजें लिखी हैं यहाँ पे। ई की बात करेंगे एजुकेशन, यानी कि सॉरी ई की बात करेंगे हम इक्वालिटी, सबसे पहले इक्वालिटी आता है। ये एजुकेशन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं यहाँ पे क्रम वाइज जो हमारे आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको साथ साथ कराने जा रहा हूँ। तो ये राइट टू इक्वालिटी, ई फॉर इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी यानी कि अनुच्छेद ये दिया गया है 14 से 18 तक, 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी। और दूसरा दिया गया है हमारा राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है, ठीक है। और राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 में दिए गए हैं, ठीक है। अब एक्सप्लॉइटेशन के बाद आता है राइट टू रिलीजन फ्रीडम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू रिलीजन, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया हमारा 25 से 28 तक, 25 से 28 तक, ये से है 25 से 28 तक। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे वो दिया गया है कल्चर एंड एजुकेशन, यानी कि राइट टू सी फॉर कल्चर, CULT, कल्चर एंड एजुकेशन, और कल्चर सी से और ई से एजुकेशन, ठीक है। और आर फॉर रेमेडी। तो ये सारे हमें प्रदान किए गए हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। और ये हाँ यहाँ लिखना भूल गया मैं, ये 29 से 31 तक है और 32 से 35 तक रेमेडी है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो राइट टू इक्वालिटी है यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, फ्रीडम का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 23, शोषण का अधिकार एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24, और रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और कल्चर एंड एजुकेशन का अधिकार 29 से 31, और रेमेडी यानी कि उपचार का अधिकार 32 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस एंड फंडामेंट, मतलब बेस ही कह सकते हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्रोवाइडेड टू द जनरल पब्लिक, सभी लोगों के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों मानवाधिकार न्यायालय, ठीक है। मानवाधिकार जो न्यायालय होते हैं, मानवाधिकार न्यायालय से मतलब क्या है कि जो मानवाधिकार न्यायालय का मतलब होता है धारा 30 के अंदर में कुछ एक चीजें प्रोवाइड की गई हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, धारा 30 डिफाइन करती है मानवाधिकार न्यायालय को। मानवाधिकार न्यायालय जो मानव के लोगों के अधिकारों के लिए प्रत्येक जिले में खोला जाता है, प्रत्येक जिले में होता है, वो मानवाधिकार न्यायालय होता है, जिसके अंदर मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए या रक्षा की गुहार लगाई जाती है। अब बात करते हैं जो प्रत्येक जिला होता है, प्रत्येक स्टेट में प्रत्येक जिले का जो सेशन न्यायालय होता है, धारा 30 के अंदर में उसको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बातों को सुनने का अधिकार प्रदान किया जाता है। अब बात करूंगा मैं धारा 21 के बारे में, जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, ठीक है। राज्य मानव, एक सेकंड रुकिए। तो फ्रेंड्स मैं बात बता रहा था, धारा 21 की बात बता रहा था, इसके अंदर में हम बताएंगे आपको कि राज्य मानव अधिकार आयोग क्या होता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। अब ये जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, कार्य क्या करेगा, इसकी शक्तियां क्या होगी, इसकी शक्तियां चैप्टर 5 जो मानवाधिकार आयोग का चैप्टर 5 के अंदर प्रोवाइडेड जो प्रोविजंस हैं, उनके अंदर में जो रूल्स हैं या लिमिटेशंस हैं, उनके अंदर में रहकर ये कार्य करेगा। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि अध्याय 5 में उपबंधित कार्यों और शक्तियों का पालन करेगा हमारा धारा 21 यानी कि राज्य मानव अधिकार आयोग। अब बात करें अगर इसमें सदस्यों की, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा, वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, वो व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा। और एक सदस्य इसमें वो होगा जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, यानी कि अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष में तो वो होगा
जो रह चुका हो, ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। और सदस्य में वो होगा जो हो, वर्तमान में हो या रहा हो, ठीक है। ये दो जो चीज होंगी। और इसके अलावा एक सदस्य राज्य के किसी भी जिले का न्यायाधीश रहा हो या रह चुका हो। और दो सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान हो और व्यवहार का अनुभव हो, यानी कि व्यावहारिक अनुभव उन लोगों को हो। तो इसमें कितने लोग होंगे? एक तो अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक व्यक्ति, एक सदस्य होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, और एक सदस्य होगा मतलब राज्य के किसी जिले का एक न्यायाधीश, यानी कि डीजे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज होगा, जो हो या मतलब रह चुका हो। और दो मेंबर होंगे हमारे इसमें जिन्हें नॉलेज हो, जिन्हें मानव अधिकारों के बारे में नॉलेज हो। तो दो और एक तीन और दो पांच, टोटल इसके अंदर में कितने मेंबर्स होते हैं दोस्तों? 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा धारा 21 राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में। अब मैं बात बता रहा हूँ आपको मानव अधिकारों पर जो संयुक्त कमीशन होता है वो क्या होता है। देखिए, मानव अधिकारों पर संयुक्त कमीशन, तो मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, मानवीय अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र कमीशन को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने सन 1946 में स्थापित करा था। कभी स्थापित किया था? स्थापना हुई थी इसकी 1946 में, ठीक है। और कमीशन के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन 3 साल के लिए होता है। जो संयुक्त राष्ट्र कमीशन होगा, इसके सदस्य जो होंगे, इनका जो निर्वाचन है यानी कि वो 3 साल के लिए चुने जाएंगे और प्रत्येक वर्ष इनकी बैठक होती है। तो ये हमने क्लियर किया यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन के बारे में। और संयुक्त राष्ट्र कमीशन क्या होता है? ये होता है कि जो विभिन्न देशों में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं पर या उन समस्याओं से संबंधित जो मानव अधिकार है उन पर चर्चा की जाती है और उनसे कैसे निपटा जाए इस बारे में बात की जाती है। अब मैं बात करता हूँ, अगला जो हमारा टॉपिक है भारतीय, क्वेश्चन है इसमें एक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। देखो, अगर सम्मान, अनुच्छेद 21 की बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद 21 की बात कर रहा हूँ। 21 का मतलब होता है कि जीने का अधिकार। तो जीने के अधिकार में क्या है? एक तो सबसे पहले बात करेंगे जीने के अधिकार का विस्तार। इसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। फर्ज करो अगर कई व्यक्ति को मतलब जेल में डाल दिया गया है किसी अपराध के लिए, तो कोशिश ये की जाएगी उसके जीने के अधिकार को समाप्त ना किया जाए, भले अगर गंभीर प्रवृत्ति का उसका थोड़ा सा अपराध है जो, तो उस दशा में उसको जो है फांसी ना दी जाए। तो जीने का अधिकार यानी कि उसका जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज ना किया जाए, क्योंकि आर्टिकल जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जितने हैं ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार हैं, इनका इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया जा सकता। और दूसरा शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है। शुद्ध पर्यावरण के अधिकार के चक्कर में तो एमसी मेहता केस ने इतनी सारी रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली की फर्टिलाइजर कंपनी थी जो ओलियम गैस का निर्माण करती थी उसको हटवा दिया, और एमसी मेहता ने जो 14 साल तक के बच्चे थे उनसे मजदूरी करवाने के लिए मना करवा दिया। यानी कि शुद्ध पर्यावरण का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में कोई आपको दुखी कर रहा हो तुरंत पुलिस FIR करो, मतलब कोई पिन्नी पॉलिथीन जला रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो, जल को गंदा कर रहा हो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाती हैं। और शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार, हालांकि आज के समय में अगर देखा जाए तो शिक्षा और चिकित्सा हमारी ये दोनों ही बिगड़ी पड़ी हैं। तो हालांकि सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो, आधुनिक अगर मैं धरातल पे उतर कर देखता हूँ तो सरकार उस पर काम ही नहीं कर रही है।
क्योंकि शिक्षा के लिए जितना फंड आता है वो वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, चिकित्सा के लिए जो फंड आता है वो पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, ये सारी चीज़ें हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। हालांकि अनुच्छेद 21 के अंदर ये चीज़ें भी शामिल है, यानी कि जीने के अधिकार के रूप में, और सामाजिक न्याय का अधिकार, चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय का अधिकार जो है दिया जाना चाहिए। और एक और है कि जो गरीब व्यक्ति है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, तो जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। और मतलब कोई व्यक्ति गरीबी के कारण न्याय से वंचित ना हो, ये जीने के अधिकार के रूप में दोस्तों इनको शामिल किया जाता है। बाकी इन सारी चीज़ों को डिटेल्ड में आप लोग कर ही दोगे, मुझे पता है, ये विश्वास है आप पे सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अन्वेषण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करो। यानी कि अगर कोई कंप्लेन है वो मानव अधिकार को दी जाती है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार से उसकी जांच पड़ताल करता है। यानी कि हमें 1993 के अधिनियम के अंतर्गत ही उनका अन्वेषण की प्रक्रियाएं जो हैं उनके बारे में बताना है। देखिए, इसमें होता है धारा 14, तो जो मानव अधिकार आयोग है इसकी धारा 14, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार ना। तो इसमें हम लोग बता रहे थे कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अन्वेषण से संबंधित प्रावधान है वे कौन कौन से हैं। तो ये 4 प्रावधान हैं। पहला, धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति से, मान लिया जो अन्वेषण की जाएगी मानव अधिकारों से संबंधित, वो या तो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की सहमति से की जाएगी। दूसरा, धारा 4 मतलब धारा 17 ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकारों के उल्लंघन परिवादों में जांच की जा सकती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा। धारा 18 जांच पूरी होने की कार्यवाही, जांच पूरी होने के बाद उसकी जो सूचना है वो केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। मान लें उसके बाद जो मानव अधिकार संरक्षण जो समिति है, आयोग है, उसके द्वारा जांच पूरी करने के बाद में केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को भेजी जाती है। और सशस्त्र बलों द्वारा जो उल्लंघन किया जाता है मानव अधिकारों आयोग का, तो उसमें जांच की जाती है इनके द्वारा। कि जैसे सशस्त्र बलों द्वारा कई बार ऐसा होता है कि आवेश में आकर के सीधा मार देते हैं नक्सलियों को। और देखो, हमारे अपने व्यूज़ है, मेरी नज़र में वो ठीक है भाई, अगर कोई हमें मार रहा है तो उसको क्यों छोड़ रहे हो, या अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे क्यों छोड़ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रावधान है कि मतलब ये प्रावधान है मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा अन्वेषण से संबंधित प्रावधान है हमारे 4, धारा 14, 17, 18, 19। ठीक है, धारा 14, 17, 18, 19। 14 में केंद्र है, 17 में एच मतलब मानव अधिकारों का उल्लंघन में परिवाद, यानी कि उल्लंघन के कंप्लेन में जांच, और 18 में जांच पूरी होने की कार्यवाही, और 19 में सशस्त्र बलों द्वारा जो है मानव अधिकारों का हनन किए जाने पर कार्यवाही की जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि मानव अधिकार संरक्षण में न्यायिक सक्रियता और MC मेहता केस के योगदान के बारे में बताइए। देखिए, मैं बताऊं कि न्यायिक सक्रियता से मतलब क्या होता है। न्यायिक सक्रियता की जो पावर है वो प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 32 के द्वारा, कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। आर्टिकल 32 के तहत जो रिट दायर की जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। और इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति लोकहितवाद ला सकता है। इसमें किसी पर भी कोई भी किसी प्रकार की बाउंडेशंस नहीं है अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है। तो इसके अंदर में कुछ एक केस हैं, सबसे पहले उनके बारे में हम बात करेंगे जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड केस है हमारे। एक केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। इसमें क्या हुआ था, एक बार केस का नाम मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह निर्णय लिया गया था
कि जो मजदूर मजदूरी करते हैं उनसे 9 घंटे के बजाय 8 घंटे काम किया जाए। ठीक है। एक केस था हमारा महाराष्ट्र बनाम चंद्रभान। तो महाराष्ट्र बनाम चंद्रभान में ये कहा गया था कि जो सरकारी सेवक होता है, सरकारी सेवक के निलंबन से रिलेटेड ये मामला था। यानी कि उसमें क्या हुआ था कि सरकारी सेवक को निलंबित कर दिया गया था। तो सरकारी सेवक ने जो है राज्य के अगेंस्ट, मतलब हाई कोर्ट में महाराष्ट्र में चंद्रभान जी ने एक रिट डाली कि साहब इन्होंने ये कहा है कि जब तक ये निलंबन की कार्यवाही चलेगी तब तक मुझे 1 रुपया मासिक भत्ते, गुजारा भत्ता के रूप में दिया जाएगा। तो उसमें उन्होंने ये न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि भाई 1 रुपया गुजारा भत्ते के रूप में कौन आदमी अपना गुजारा कर सकता है। तो इसलिए उनके इस वाद को खारिज कर दिया गया था। और एक सवाल है कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? देखो, अगर हम बात करें कि जो जीने का अधिकार है वो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया ही गया है, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि क्या इसमें मरने का अधिकार भी शामिल है। तो 1996 का एक केस था जो था महाराष्ट्र राज्य बनाम मारुति श्रीपति दुबेल। इस मामले में क्या हुआ था कि एक सिपाही था दुबेल, जिसने अपनी जीविका मतलब अपने जीने के लिए या जीविका चलाने के लिए दुकान खोलने के लिए परमिशन मांगी अपने विभाग से। विभाग ने उसे दुकान खोलने की परमिशन नहीं दी। तो जो नौकरी वो करता था उससे उसके खाने पीने का काम चलता नहीं था। तो उसने जो है आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या करने पर उसको धारा 309 के अंदर अपराध के रूप में उसको शामिल कर दिया गया कि भाई धारा 309 आत्महत्या का जो अपराध है, पुलिस ने लगा दी धारा 309 आत्महत्या के प्रयास के लिए, जो कि एक अपराध है। तो इस पर जब केस डाला गया था तो इसमें ये कहा गया था, जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट थी उसने ये कहा था कि देखिए व्यक्ति के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था और जिसका ये अधिकार है जीने के अधिकार में इसका मरने का अधिकार भी शामिल है। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो जो धारा 309 है वो आर्टिकल 21 जो जीने के अधिकार से रिलेटेड है, इसका जो है हनन कर रही है। अगर कोई भी संविधान की, आईपीसी, आरपीसी, सीपीसी की कोई ऐसी धारा जो फंडामेंटल राइट के जो है शून्य बनाती है, तो उस धारा को हटा दिया जाएगा। तो चूंकि 309 जीने के अधिकार में बाधा डाल रही थी, तो 309 को ख़त्म कर दिया गया और इस निर्णय को फिर से पलटा गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। हत्या का प्रयास करना या इसमें सहायता देना धारा 309 और 306 के अंतर्गत ये अपराध ही माने जाएंगे। इसलिए जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है और ये अपराध है और अपराध ही रहेगा। उससे पहले मैंने आपको बताया ही था कि जो न्यायिक सक्रियता है वो क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जनहित याचिका मतलब जो है दायर कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अब जो हमारा मूल प्रश्न है उससे थोड़ा सा भटक गए थे हम कि जो न्यायिक मेहता का योगदान था, मतलब न्यायिक मेहता नहीं, एमसी मेहता का जो योगदान था वो क्या था। देखो, एमसी मेहता ने एक तो सन 1986 में दिल्ली में जो कंपनी थी उसका नाम था श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। यो ओलियम गैस बनाती थी, जनहित याचिका करी कि भाई इस गैस से लोगों को हानि हो रही है, अतः इस कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रोक दिया जाए। वो नहीं मानी, फिर उसको बंद करवा दिया एमसी मेहता ने कि भाई लोगों का जो अधिकार है तो तुम उनको हानि पहुंचा रहे हो इसलिए इसको बंद करो। ठीक है। अब बात करेंगे एमसी मेहता की एक और रिट के बारे में जो सन 1988 में उन्होंने डाल दी थी कि भाई जो क्या था वो, जितनी भी चर्म शोधनशालाएं हैं, यानी कि जो चमड़ा बनाने की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों को तत्काल बंद किया जाए
क्योंकि वे फैक्ट्रियां गंगा नदी के किनारे थी और उनसे निकलने वाला जो ब्लड वगैरह था या चमड़ा था उसको धोते थे, इससे गंगा नदी जो है दूषित हो रही है। तो 1988 में भी एमसी मेहता ने लोगों की भलाई के लिए रिट डाली। देखो कितना भला आदमी था, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचता ही रहता था एमसी मेहता, है ना। तो इसका नाम तो स्वर्ण अक्षरों से लिखा ही गया, लेकिन कहीं वैसा नाम नहीं आया बेचारे का। एक इसने रिट डाली थी सन 1988 में, ये जो गंगा नदी का जल था इसको साफ करने के लिए, क्योंकि 1988 में 2 रिट डाली गई थी। एक रिट तो थी जो चमड़े की जो फैक्ट्रियां थी या कारखाने थे उनको बंद करने के लिए, दूसरी रिट डाली थी कि भाई जो अधिकारी है जिनको गंगा की सफाई करने का कार्य दिया गया, ये अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर रहे। तो एमसी मेहता का बहुत बड़ा तगड़ा योगदान रहा पर्यावरण से संबंधित चीज़ों में और न्यायिक सक्रियताओं में, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये लोगों के भले के बारे में बड़ा सोचता था। एक और इसने रिट डाली सन 1991 में, एमसी मेहता जी ने रिट डाली थी सन 1991 में कि भाई जो दिल्ली है, दिल्ली में ऑलरेडी इतनी गर्मी है, प्रदूषण है, तो इसको रोकने के लिए जो पेट्रोल है और डीजल से चलने वाले वाहन है तो इन पर बैन लगाया जाए ताकि प्रदूषण बचे। तो इस पर दिल्ली सरकार ने कहा भाई देखो एकदम तो तुम्हारी बात को मानना नहीं जा सकता, उच्चतम न्यायालय ने कहा, लेकिन हाँ जितने भी ये सिनेमा घर है अपने प्रत्येक फिल्म में ये ऐड जरूर दिखाएंगे कि भाई इससे कितना नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे फिर बैटरी वाली और वो क्या कहते हैं उसको सोलर वाली जो गाड़ियां हैं उनका निर्माण धीरे धीरे शुरू हुआ, जिसका नतीजा आप देख ही रहे हो। कुल मिला के एमसी मेहता भाई साहब का बड़ा योगदान रहा। आप सब लोगों को एमसी मेहता जी को धन्यवाद देना चाहिए कि लोगों के लिए इन्होंने बड़े बड़े काम करे, ठीक है। और इसीलिए आज वो हमारे ह्यूमन राइट्स में, आईपीसी में, सीआर सब जगह छाया पड़ा। तो ये थे एमसी मेहता जी। अब एक और सवाल है मेरे सामने, वो है कि भारत में अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है और उनके संरक्षण और विस्तार के क्षेत्र को बताइए। ये गड़बड़ वाला मामला है वैसे भाई। एक देश है, एक कानून होना चाहिए, तो उसमें सभी लोग बराबर हैं। हाँ कुछ एक चीज़ें बस जैसे रिलीजियन प्रैक्टिस है, सबको अपने अपने धर्म में पूजा करने का अधिकार है। कोई राम कह रहा तो कोई रहीम कह रहा, तो कोई जीसस कह रहा, तो कोई गुरु गोविंद सिंह कह रहा। तो मतलब हर एक व्यक्ति को अपनी पूजा करने का अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे अलग अलग अल्पसंख्यकों के अधिकार कर दिए, ये कर दिए, ये सब नाटकबाजी है। एक देश है, एक कानून होना चाहिए, ठीक है। खैर चलो, अब किताब में लिख रहा तो हमें तो बताना पड़ेगा ना, तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करी गई है अनुच्छेद 25 में कि भाई धार्मिक प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की मतलब पूजा करनी चाहिए और अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि धर्म का मानना और धर्म का प्रचार करना। कोई व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, ठीक है। अब एक मामला था बिजो बनाम इमैनुअल। लिख दूं क्या? ऐसे समझदार हो तुम तो समझ लोगे यार। बिजो बनाम इमैनुअल सन 1986 का मामला था ये। चलो लिख ही देता हूँ। ये है जी बिजो बनाम इमैनुअल, 1986 का मामला था ये। बिजो बनाम इमैनुअल। मैं बात कर रहा हूँ भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, ठीक है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकार हैं अनुच्छेद 25 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भाई। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता भी दी है कि धर्म को मान लो और उसका प्रचार भी कर लो। और एक केस था बिजो बनाम इमैनुअल 1986। इसमें कि ये क्या था कि जेहोवा संप्रदाय के 3 वो थे स्टूडेंट, जो स्कूल में राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो उन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया। तो अब इन पर जब केस चला तो इन्होंने कहा कि जी हमारे इसमें धर्म में राष्ट्रगान गाने का हमें मजबूर नहीं किया जा सकता, और ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट है कि हम राष्ट्रगान गाएं या ना गाएं। तो अब इसमें उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन तुम्हारी वजह से दिक्कत भी तो हो रही होगी किसी को। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई
ये लोग जब सब राष्ट्रगान गा रहे थे तो ये हाथ सीधे करके नीचे खड़े थे, चुपचाप खड़े थे, राष्ट्रगान नहीं बोला इन्होंने। तो इसलिए उन्हें जो है थोड़ा सा माफ कर दिया गया। अगर वो हाँ दिक्कत करते, कान हिलाते, हाथ हिलाते, तो उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता था। हाँ, चूंकि देखो मूल अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार दायरे में रह के मूल अधिकार है, दायरे से बाहर जाकर मूल अधिकार नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा थप्पड़ मार रहा तो तुम सोचो कि भाई मेरा मूल अधिकार अपनी रक्षा करना है, अपनी रक्षा के चक्कर में दूसरे का मर्डर थोड़ी कर दोगे, तो उसके लिए कानून है, व्यवस्थाएं हैं। तो ये है। और अगली बात है धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। धार्मिक स्वतंत्रता जैसे सार्वजनिक व्यवस्था है, सदाचार है और जनता का स्वास्थ्य है, अगर कोई चीजें इन चीजों पे प्रभाव डाल रही है, जो सामाजिक सार्वजनिक व्यवस्था है, पता चला आप जो है रोड के बीचों बीच बैठ के पूजा करने लोग, हनुमान चालीसा या नमाज करने लोग, कौन सा तरीका, दुनिया बाधित हो रही है, पूजा करो, भगवान का नाम लो, साइड में होके कर लो, उसमें क्या बात है। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं दी गई है और जो सदाचार की व्यवस्थाएं दी गई हैं और जो लोगों का स्वास्थ्य है, यानी कि अगर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता से किसी का तबीयत खराब हो रही है, फर्ज करो अब तुम्हारे एलएलबी के पेपर चल रहे हैं, बराबर में मंदिर है या मस्जिद है, सवेरे को उसमें अजान बज रही, भजन बज रहे, तो डिस्टर्ब तो हो रहे हो ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता से रोका नहीं जा रहा, लेकिन किसी को मतलब तुम जोर जोर से डीजे में गाने बजा रहे हो तो ये थोड़ी ना हो जाएगा भाई गाने बजाओ। तो कुल मिला के ये होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा अगर ये सार्वजनिक व्यवस्था पर और स्वास्थ्य पर और जनता के मतलब सदाचार पर जो है समस्या उत्पन्न करते हैं। और धर्म के संबंध में आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक क्रियाओं का जो नियमन होता है उनमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मान लो धर्म के नाम पर तुम लूट खसोट कर रहे हो लोगों, या धर्म के नाम पर ट्रस्ट बनाकर बहुत सारी संपत्ति तुमने अर्जित कर ली, तो ये मामला गलत है। जैसे केस था मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य। हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य का एक केस था। इसमें हनीफ कुरैशी जो है गाय काट दी थी। तो इस पर जो मतलब केस में इसने ये कहा कि भाई देखो हमारे यहाँ जो है गाय एक जानवर है। इसने ये कहा था कि गाय एक जानवर है, लेकिन न्यायालय ने ये कहा था देखो गाय जानवर तो बेशक है, लेकिन ये किसी धर्म से रिलेटेड भी तो है। अब किसी के धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का तो तुम्हारा राइट नहीं है ना, तो उसे मना कर दिया था कि भाई तुम गाय वाय नहीं काटोगे। ठीक है। अब अगली बात करता हूँ धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26A में प्रदान करी गई है। जो संविधान का अनुच्छेद 26A है उसमें धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना और पोषण के अधिकार की बात करना। ठीक है। अब ये कहने लगे कि साहब धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर ली, अब पोषण का जो अधिकार है वो सरकार से प्राप्त करो, तो वो जुगाड़ नहीं होने का, वो वहीं से प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब अब जैसे किसी ने जैसे सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, अरे वो तो सबके लिए हो गई ना। अब उसमें सब लोग पढ़ेंगे, पता चला सर सैयद अहमद खान के बालक, उनके पोते पड़ोते फलाने दिमाग के, ये सब उसी से पैसा लेंगे वहीं से कि भाई तुम पैसे दो। या पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या नाम जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। अब पंडित जी के जो बालक हैं वे क्या नाम जी BHU से ही अपने खाने का खर्चा सारी चीज लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये चीजें सभी के लिए खुली होती है, कोई भी पढ़ो। ठीक है। तो पोषण का कोई अधिकार इसमें प्रदान नहीं किया जाता है। यो केस भी था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 का केस था उसमें कि भाई हम तो इसी से कमाई करेंगे। कमाई का साधन नहीं है, वो सेवा का साधन है। सही है। तो इसके अलावा क्योंकि मामला ज़्यादा लंबा सा होता जा रहा, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ मैं। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता बता दी थी मैंने। अब धार्मिक संप्रदाय का संपत्ति अर्जन और प्रशासन का अधिकार आर्टिकल 26C। जो 26C के अंदर क्या है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं संपत्ति ग्रहण कर सकती हैं और उनके प्रशासन का अधिकार उनको प्रदान किया जाता है, मैनेजमेंट का। और किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, ये गड़बड़ है भाई। कोई भी धर्म है, धर्म किसी को ये नहीं कहता कि तुम गलत काम करो,
प्रत्येक धर्म ये कहता है कि आप लोगों की सेवा करो और जो है मतलब अच्छे अच्छे काम करो। अब मान लिया जैसे वो चल रहे हैं, कांवड़ चल रही है हरिद्वार में, तो जल लाते हैं, कांवड़ लाते हैं, तो बहुत लोग सेवा करें। तो कोई भी धर्म अगर अच्छा कार्य कर रहा है उसको जो है देना चाहिए जो भी, लेकिन उसके लिए उसे विशेष धर्म को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई आपको यहाँ इतना दान देना ही देना, वो तो मर्जी है किसी की। सही है। अब बात करता हूँ धार्मिक और शैक्षिक स्वतंत्रता की। धार्मिक और शैक्षिक स्वतंत्रता आर्टिकल 29(1) में दी गई है। ये अल्पसंख्यकों की बात चल रही है। और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29(2) में दिया गया है। और अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षण संस्थान स्थापित करने का और उसका प्रबंध करने का अधिकार धारा 30(1) में दिया गया है। और अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना की गई है वो धारा 2(1) ABCD के अंदर में दी गई है। ठीक है, यानी कि धारा 2(1) सब क्लोज J के अंदर में ये व्यवस्थाएं करी गई हैं। अब एक सवाल और है, भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं और मानव अधिकारों को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है। देखो, महिलाओं और बालकों के मानव अधिकार, इसमें आप लिख दोगे, मैं पहला वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, और इनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 15(1), 15(2) और 15(3) के अंदर विशेष उपबंध दिए गए हैं। और अनुच्छेद 42 के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको जो है विशेष अवकाश की व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है। और महिलाओं पर जो यौन उत्पीड़न किया जाता है कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में कराया जाता है, मुझे पता है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि उनसे जो संरक्षण प्रदान किया जाता है ये इसके अंदर में शामिल है। और दूसरा, मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम निषेध अनुच्छेद 23 में है। और बालक को संकटपूर्ण नियोजनों में लगाने से रोकना, यह अनुच्छेद 24 में है। और इसमें केस दे देंगे MC मेहता केस। ठीक है, जिसमें 14 साल तक के बालकों को मना कर दिया था काम करने से, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हम बात करेंगे, अगला प्रश्न जो है मेरा कि ये तो करा दिया मैंने भारत मानव अधिकार संरक्षण में न्यायिक सक्रियता और MC मेहता केस का योगदान का बता दिया था। अब बात करूंगा DPSP किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहली बात है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं सामाजिक न्याय से संबंधी होते हैं और इनका काम न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना होती है। पहला उद्देश्य है कि न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। दूसरा कार्य, आर्थिक न्याय की स्थापना करना। तीसरा कार्य, समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। चौथा कार्य, उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों को हिस्सा देना। उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों को हिस्सा देना, यानी को शेयर होल्डर बनाना, शेयर्स कैपिटल नहीं बनाते। और पांचवा जो कार्य है किसका, DPSP का उद्देश्यों का, वो है पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना। और काम वर्क वाला काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, कि कार्यपालिका अलग काम करती है और न्यायपालिका अलग काम करती है। और बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर में आते हैं। और बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकारों से क्या संबंध है, तो इसके लिए हम केशवानंदा भारती केस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले कौन सा पेपर था आपका, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पे भी मैंने केशवानंदा भारती केस को डिस्कस किया। अपनी बहुत सारी वीडियो में केशवानंदा भारती को डिस्कस कर चुका हूँ। तो भारतीय संविधान में DPSP का क्या महत्व है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है। तो सीधी सी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के द्वारा बनाए जाते हैं और राज्यों के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। लोगों के लिए एक विशेष कानून बनाने के लिए
ये किए जाते हैं। ठीक है, जो मेरा प्रश्न है वो है, विश्व मानवाधिकार वियना सम्मेलन 1993 द्वारा मानवाधिकारों में वृद्धि और संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। या दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है इसी में कि मानव अधिकारों के संबंध में वियना घोषणा कार्यवाही के कार्यक्रम पर निबंध लिखिए। तो अब मैं इसके उत्तर की बात कर रहा हूं कि विश्व मानव अधिकार वियना सम्मेलन, देखिए जो विश्व मानव अधिकार वियना सम्मेलन था ये 14 जून 1993 से 25 जून 1993 तक चला। ठीक है, मानव अधिकारों की वृद्धि और संरक्षण के लिए कुछ एक उपाय किए गए हैं। वो क्या क्या उपाय हैं, और वो उपाय हैं राज्यों की आबद्धता यानी कि ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट्स की ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या क्या हैं, और क्रियाकलापों का समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, और मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से मतलब ये होता है कि मानव अधिकारों को सभी के सामने कब रखा गया। सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सल, कि सारी दुनिया के सामने उनको लाया गया मानव अधिकारों के महत्व को या मानव अधिकारों की चीज़ों को, ये होता है उसके अंदर में। ठीक है, अब बात करता हूँ कि मैं लोकतंत्र, विकास और मानव अधिकारों के लिए सम्मान, जो लोकतंत्र में विकास होना चाहिए और मानव अधिकारों के लिए सम्मान, प्रत्येक कानून हो लोगों सभी को करना चाहिए। विकास का अधिकार और अत्यधिक गरीबी, बाह्य ऋण भार, शिक्षा, क्रियान्वयन और अनुश्रवण पद्धति और मानव अधिकारों के समन्वय में वृद्धि, ये चीजें इसके अंदर में आती हैं। ये था हमारा इस पर पूरा निबंध, इसको मैंने हेडिंग आपको बता दिए हैं, इसमें लिख देना। अब बात कर रहा हूं मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों को लागू करने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। या दूसरा प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि सिविल और राजनीतिक प्रसुविधा एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसुविधाओं के अंतर्गत वर्णित अधिकारों को लागू करने के विभिन्न ढंगों का वर्णन करें। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की बात चल रही है तो इसमें वो लिखना है आपको जो मैंने वीडियो, इससे पहले जो वीडियो मैंने निकाली है, पार्ट फर्स्ट निकाली है वो, उसमें जो मैंने बताया है कि अगर किसी एक देश में युद्ध चल रहा हो तो वहाँ से निकले हुए या वहाँ से सताए हुए लोग अगर अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में या देश में शरण लेते हैं तो उनको परेशान नहीं किया जाएगा, उनको भी उसी प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, उसी प्रकार से मानव अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया जाएगा जैसे अपने ही लोगों को किया जाता है। अगर वे लोग जो है भारतीय संविधान के अनुसार रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, तो उस दशा में ऐसा करेंगे। तो ऐसा इसमें बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, रिफ्यूजीज के बारे में लिख सकते हैं, शरणार्थियों के बारे में लिख सकते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर में। अब बात करेंगे दोस्तों हम क्या कि जो सिविल और राजनीतिक प्रसुविधा के अधीन जो कार्यान्वयन तंत्र होता है वो क्या होता है कि जो इसका एक मशीनरी होती है, इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी के अंदर में एक तो मानव अधिकार समिति आती है, उसके बाद उसकी आवधिक रिपोर्ट आती है, पीरियोडिकल रिपोर्ट, और सुलह प्रक्रिया कि अगर सिविल और राजनीतिक चीज़ों के अंदर में दिक्कत प्रॉब्लम आ गई हो तो उसमें मानवाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसको पीरियड की एक टाइम पीरियड देगी और उसके बाद एक उसका जो है सुलह प्रक्रिया को अपनाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे अगला जो प्रश्न है मेरे सामने दिखाई दे रहा है मुझे, दुर्बल समूहों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में दिए गए संरक्षणों का संक्षिप्त विवरण या वर्णन। दुर्बल समूह से मतलब क्या होता है? दुर्बल समूह का मतलब होता है जो दुर्बल होते हैं। हालांकि दुर्बल में बालकों को और महिलाओं को ही नहीं बताया गया है, लेकिन हमारे देश की तो महिलाएं दुर्बल कहाँ हैं? हमारे देश की महिलाएं तो यूँ मान लो झांसी की रानी है नहीं? क्योंकि ऐसा देश भारत ही तो है जहाँ पे यत्र नार्येषु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये वाली भावनाएं हमारे देश में नारियों के प्रति अपनाई जा रही हैं। तो इसमें महिलाओं, इसमें वर्णन करना है हमें, तो पहले हम करेंगे उसमें लिखेंगे कि महिलाओं को प्रदत्त संरक्षण, शिशुओं को प्रदत्त संरक्षण, प्रवासी कर्मचारियों को प्रदत्त संरक्षण, शरणार्थियों को भी प्रदत्त संरक्षण,
असमर्थ व्यक्ति को प्रदत्त समर्पण मतलब संरक्षण, और वयोवृद्ध व्यक्ति को प्रदत्त संरक्षण, देशी लोगों को और विराष्ट्रिकता को और अल्पसंख्यकों को। देखो, महिलाओं को प्रदत्त संरक्षण का मतलब होता है अगर किसी महिला के साथ में अत्याचार किया जा रहा है तो उसके अत्याचारों को रोकने के लिए। शिशुओं को यानी कि उनके शिक्षा पढ़ाने के लिए कि भाई खूब पढ़ो। प्रवासी कर्मचारी जो एनआरआई वगैरह होते हैं कि उन्हें परेशान ना किया जाए। शरणार्थी जो अपना देश छोड़ के या बंटवारे में इधर उधर जो कहीं के ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उनको भी संरक्षण दे रहे हैं। असमर्थ व्यक्ति को कि जो व्यक्ति समर्थ नहीं है, और वयोवृद्ध व्यक्ति यानी कि जो ओल्ड मैन हैं उनको भी देना होता है, देशी लोगों को और विराष्ट्रिकता को यानी कि जिनको किसी भी देश की राष्ट्रीयता नहीं है उनको विराष्ट्रिकता कहते हैं, और अल्पसंख्यकों को भी यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से जो पूरा यूनिक है आपका कंप्लीट हो गया है। और कोई दिक्कत आएगी तो फिर एक बार और देख लेंगे, लाइव क्लास ले लेंगे, है ना। तो कमेंट वमेंट करते रहिए, पता तो चला आप हो यहाँ। अच्छा जी, बाय बाय, नमस्कार।